The Secret Garden is a novel by Frances Hodgson Burnett, first published in book form in 1911. After serialization in the American magazine, November 1910 to August 1911. Set in England. It is one of Burnett's most popular novels and seen as a classic of English children's literature. Several stage and film adaptations have been made. Summary. पुस्तक मैरी लेनक्स एक खट्टा और असहनीय 9 साल की लड़की को पेश करके खुलती है। वह भारत में अपने पिता के साथ रहती है, एक ब्रिटिश राजनेता, और उसकी माँ, एक आत्मनिर्भर महिला जो अक्सर पार्टियों और सामाजिक रूप से बाहर होती है। मैरी ज्यादातर अपने भारतीय नौकर अयाह नामित द्वारा उठाया गया है। अयाह और अन्य नौकर बेहद विनम्र हैं और मैरी की हर लहर को लिप्त करेंगे, जिसने उसे एक बहुत खराब छोटी लड़की बनने के लिए प्रेरित किया है, जो दूसरों को उसके लिए सब कुछ करने की उम्मीद करता है। एक दिन एक हैजा प्रकोप की खबर है और मरियम अचानक पता चला है कि उसकी नर्स अयाह की मृत्यु हो गई है। वह बहुत उदासी महसूस नहीं करता है और एक झपकी लेने के लिए चला जाता है। बाद में वह एक पुलिस अधिकारी द्वारा पाया जाता है जो उसे बताता है कि उसके माता पिता दोनों भी रोग से नाश हो गए हैं। नतीजतन मैरी को यॉर्कशायर, इंग्लैंड में अपनी विशाल संपत्ति में उसके चाचा आर्चिबाल्ड क्रेवेन के साथ रहने के लिए भेजा जाता है। संपत्ति में सिल्थवेट मनोर कहा जाता है। मैरी नाव से इंग्लैंड के लिए यात्रा और श्री क्रेवेन्स नौकरानी श्रीमती मेडलॉक से मुलाकात की है। मैरी इस अज्ञात जगह पर जाने के लिए एक अनिच्छा महसूस कर रही है। बहुत असहमति से व्यवहार जारी है। मनोर के लिए कार की सवारी में मैरी को श्रीमती मेडलॉक द्वारा अपने चाचा के समावेशी व्यवहार के बारे में सूचित किया जाता है। श्री क्रेवन 10 साल पहले अपनी प्यारी पत्नी को खोने के बाद एक साधु के कुछ हद तक बन गया है। जब वे हवेली पर पहुंचते हैं तो मैरी को सीधे अपने नए कमरे में भेजा जाता है और उसके नौकर मार्था सोवरबी से मिलता है। मनोर पर पहुंचने के पहले कुछ दिनों में मैरी को अपने नए पर्यावरण के लिए अनुकूल होना चाहिए। वह जानता है कि यॉर्कशायर में नौकर भारत में उन लोगों से काफी अलग व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए मार्था मैरी पोशाक के लिए मना कर दिया और इसके बजाय छोटी लड़की को और अधिक स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने जीवन में पहली बार मैरी को अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए और बड़े पैमाने पर बागानों में बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया गया है। वहां वह बेन वेदस्टाफ, जो शुरू में ग्रफ अभी तक धीरे धीरे मैरी को गर्म करने के लिए शुरू होता है, नामित्ते का आधारभूत से मिलता है। बेन ने मैरी को बगीचे रॉबिन में पेश किया, जो बहुत दोस्ताना है और मनुष्यों को पसंद करता है। मैरी एक बगीचे में खुद से खेलते समय रॉबिन की कंपनी का आनंद लेती है और आखिरी बार बहुत कम अकेला महसूस करने में खुशी होती है। वह भारत में रहते हुए अपने अलगाव और आलस्य पर प्रतिबिंबित करने में सक्षम है, जहां वह कभी भी रोमांच करने या दोस्तों से मिलने के लिए बाहर नहीं जाएगी। एक दोपहर वह एक दीवार के साथ एक बगीचे लेकिन एक बंद दरवाजा पता चलता है। मार्था बाद में बताते हैं कि इस बगीचे श्री क्रेवन द्वारा बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह श्रीमती क्रेवन का पसंदीदा उद्यान था और यह भी जगह है जहां वह दुखद एक पेड़ की शाखा से सिर में मारा जा रहा के बाद मृत्यु हो गई। मैरी बगीचे के बारे में उत्सुक महसूस करती है और बाद में इसकी कुंजी पाती है। मैरी धीरे धीरे खोलने और स्वस्थ बनने के लिए शुरू होता है और अधिक भोजन खाने और अंत में महसूस कर रहा है कि मकड़ी के जाले उसके मन से धूल किया जा रहा है। वह गुप्त बगीचे में प्रवेश करने के लिए मिली कुंजी का उपयोग करती है और 10 वर्षों की उपेक्षा के बावजूद इसकी सुंदरता से प्रसन्न होती है। वह तुरंत विशेष स्थान की सुरक्षात्मक महसूस करती है और बगीचे को जीवित रखने की इच्छाओं को महसूस करती है। जब वह आकर्षक और दयालु डिकोन सोवरबी, मार्था के भाई के साथ दोस्त बनाता है, तो वह लड़के को बगीचे को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए पूछता है और वह इससे सहमत हैं।
वे बगीचे में अपनी गतिविधियों को एक रहस्य रखने के लिए भी सहमत हैं, ताकि श्री क्रेवेन और उनके कर्मचारी अपने मजेदार को खोजने और बर्बाद न करें। एक दिन मैरी अंत में श्री क्रेवेन के कार्यालय में बुलाया जाता है और उसे आमने सामने मिलता है। वह तुरंत नोटिस करती है कि वह अविश्वसनीय रूप से दुखी और पूरी तरह से मौजूद नहीं है। हालांकि वह मैरी के लिए दयालु है। वह बता सकते हैं कि उसके मन अन्य बातों पर है। वह उसे बताता है कि वह यात्रा महीनों के लिए दूर हो जाएगा और वह पर्यवेक्षण के बिना बाहर खेलने के लिए स्वतंत्र है कि यह मैरी को प्रसन्न करता है, जो भीतर से चिंतित था कि वह उसे एक शासन प्रदान करेगा जिससे उसे गुप्त बगीचे में अपना काम जारी रखना असंभव हो जाएगा। अगले दिनों में वह हवेली में रात में कई बार एक अजीब रो रही शोर सुनती है, जैसे कि एक बच्चे से। घर के दूसरे सेवक इनकार करते हैं कि कोई शोर है, लेकिन मैरी निश्चित है कि वह क्या सुनती है। एक दिन वह यह पता चलता है कि हवेली के कई शयन कक्षों को देखकर ध्वनि खुद क्या है। अंत में उसे पता चलता है कि रोना एक बेडरूम से आ रहा है, जहां बिस्तर में एक छोटा सा बीमार लड़का है। लड़का कॉलिन क्रेवेन है, जो श्री क्रेवेन और मैरी के चचेरे भाई का 10 वर्षीय बेटा है। मैरी को पता चला है कि कॉलिन को अपने पिता द्वारा उद्देश्यपूर्ण रूप से छिपा दिया गया है, क्योंकि उनकी उपस्थिति श्रीमती क्रेवेन की मौत का एक और दर्दनाक अनुस्मारक है। कॉलिन अपने पूरे जीवन को बताया गया है कि वह बीमार है और बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, और इस कारण से वह भी काफी असहनीय है और अक्सर गुस्सा फेंकता है। यह व्यवहार भारत में खुद की मैरी को याद दिलाता है, और वह कॉलिन को करुणा दिखाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। अक्सर उसके साथ बैठक करती है और भारत में अपने जीवन के बारे में कहानियों के साथ उसे मनोरंजन करती है। वह उसे गुप्त उद्यान के बारे में भी बताती है, जो कॉलिन के हित को भत्ते देती है। आखिरकार श्रीमती मेडलॉक कॉलिन के कमरे में मैरी पकड़ता है और गुस्सा और चिंतित है कि वह खोज की गई है। फिर भी जल्दी से नौकर खुश हैं कि मैरी कॉलिन दोस्ती की है के लिए वह केवल एक लड़का शांत करना जब वह एक गुस्सा फेंकता है सक्षम है। रोने और चिल्लाने की एक बड़ी घटना के बाद मैरी कॉलिन को स्पष्ट रूप से उसे कह रही है कि वह अपने नकारात्मक विचारों और खुद के बारे में विश्वासों के माध्यम से अपने ही अस्वस्थता बनाता है द्वारा मदद करता है। कॉलिन इसे बाहर स्नैप करने में सक्षम है और इस पल से उपचार और अपने बचपन रीइनकाउंटरिंग के रास्ते पर शुरू होता है। मैरी डेकोन को कॉलिन का परिचय देता है और उनमें से 3 गुप्त रूप से बगीचे की यात्रा करते हैं और बेनवेद्रस्टाफ की मदद से रोपण और पोषण पर काम करना जारी रखते हैं। उद्यान उनकी पसंदीदा और सबसे कीमती जगह बन जाता है, जहां वे प्रत्येक दिन प्रकृति का आनंद ले रहे खर्च करते हैं। एक बार बेनवेद्रस्टाफ कॉलिन गुलाब देता है, अपनी माँ का पसंदीदा फूल, गुप्त बगीचे में संयंत्र के लिए। यह क्षण तब चिन्हित होता है जब कॉलिन अपनी माँ के प्रति अपना दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक रूप में बदल देता है, जबकि इससे पहले कि उसने उसे अपनी सारी बीमारी और अलगाव के लिए दोषी ठहराया। जैसे जैसे दिन चलते हैं, बच्चे बगीचे में जादू की उपस्थिति को एक साथ खोजते हैं और जीवन के लिए, विशेष रूप से कॉलिन के लिए, एक नई प्रशंसा के साथ जीवंत होते हैं। कॉलिन मंतर में दूसरों की ओर जाता है, जहां वे पुष्टि करते हैं कि जादू उनके अंदर रहता है। इस नए आत्मविश्वास के साथ कॉलिन बहुत बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है और कुर्सी बाध्य होने के वर्षों के बाद भी चलने में सक्षम है। मैरी और कॉलिन दोनों वजन कम करते हैं और अपने बीमार और सुस्त पूर्व स्वयं से बाहर निकलते हैं। स्टाफ, जिन्होंने हमेशा कॉलिन को खराब व्यवहार करने और बाहर खेलने में उदासीन होने के लिए जाना जाता है, इस विकास से बहुत परेशान हैं। अंतिम अध्याय में हमें ऐसे दृश्य में लाया जाता है जहां श्री क्रेवेन ऑस्ट्रिया में एक नदी से बैठा है, एक बहुत ही जादुई तरीके से। वह अचानक खुश और शांति महसूस करने में सक्षम है, दुख और अवसाद के वर्षों के बाद एक दुर्लभ सनसनी।
फिर उस रात वह श्रीमती क्रेवन उसे गुप्त बगीचे में आने के लिए इशारा के बारे में एक सपना है। ये दो घटनाएं श्री क्रेवन को अपनी यात्रा को रोकने और अपने मनोर पर लौटने के लिए प्रेरित करती हैं। पहुंचने पर वह सीधे गुप्त बगीचे में जाता है, केवल वहां बच्चों को खोजने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें देखने के लिए हैरान है, विशेष रूप से अपने ही बेटे कॉलिन खुद का आनंद ले रहे हैं और एक सामान्य बच्चे की तरह चलने, पिता और पुत्र फिर से एकजुट और सामंजस्य कर रहे हैं। अंतिम दृश्य में वे घर में एक साथ चलते हैं, जबकि नौकर अविश्वास में देखते हैं। सारांश का अंत। धन्यवाद।